हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, क्योंकि यहीं से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि वनस्पतिक प्रसार से तात्पर्य किस प्रकार के पौधों के निर्माण से है। तो देखिए 111 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तना, कौमा, जड़ें और पत्तियाँ। तो देखिए वनस्पति प्रसार से तात्पर्य तना, जड़ें और पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है। वनस्पति प्रसार एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें मौजूदा पौधों की जड़, तना, पत्तियों और कलियों से एक नया पौधा बनाया जाता है। पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उससे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। आलू में तना द्वारा जो है ब्रायोफाइलम, में पत्ती द्वारा एवं आर्किड में जो है जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु के नाम को क्या कहा जाता है। तो देखिए 112 का होगा सी ऑप्शन, यानी सेंट्रोमियर। तो देखिए गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। ठीक है। अब देखिए कि प्रत्येक गुणसूत्र के 5 भाग होते हैं। एक होता है पेलिकल या मैट्रिक्स, दूसरा होता है क्रोमेटिड, तीसरा होता है सेंट्रोमियर, चौथा होता है सेटेलाइट और पांचवा होता है हेलीमेयर। देखिए पेलिकल के द्वारा घेरा भाग जो है मैट्रिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। 113 का होगा सी मेढक। तो मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है। और देखिए सरीसृप वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं। ठीक है। और सरीसृप वर्ग के प्राणी के जो मुख के अंदर जो है विष दंत पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि स्पाइरोगाइरा द्वारा किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है। परिपक्वता पर किसी जीव का विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव जो है बस अलग अलग हिस्सों में अलग हो जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से ये छोटे छोटे टुकड़े बड़े होकर एक नया जीव बनाते हैं। स्पाइरोगाइरा प्रजाति है अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन संभव है। ठीक है। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रजनन के दौरान जो है तंतु बस जो है खंडित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 है कि राइजोपस में उनके सिरों पर स्पाइरोगिया धारण करने वाली ट्यूबुलर धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो 115 का होगा बी ऑप्शन, यानी हाइफे। तो देखिए राइजोपस में उनके सिरों पर जो है स्पाइरोगिया धारण करने वाली ट्यूबुलर धागे जैसी संरचना को हाइफे कहा जाता है। ठीक है। राइजोपस एक जो है सैप्रोबिक कवक है जो सड़ चुके मृत कार्बनिक पदार्थ को जो है खाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है कि मोल अवधारणा में एक साथ इकाइयों या कणों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो 116 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए मोल अवधारणा में एक साथ इकाइयों या कणों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या जो है बताती है। ये कण इलेक्ट्रॉन या अणु या परमाणु हो सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10⁻23 मोल इन्वर्स होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए रेनॉल्ड संख्या बराबर होता है जड़त्वीय बल बटे श्यानता बल। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 117, देखिए 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलेलिटी का सही सूत्र है। 117 का होगा बी ऑप्शन, यानी मोलेलिटी बराबर विलेय के मोल बटे किलोग्राम विलायक। तो देखिए मोलेलिटी
जो है विलेय के मोल बटे किलोग्राम विलायक होता है। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। ठीक है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। ठीक है, ग्राम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 118 है कि यदि स्थिति और संवेग अनिश्चितताएं समान है, उस स्थिति में जो अनिश्चितता किस समीकरण द्वारा दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। देखिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के अनुसार। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जो है होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक अणु नहीं है? तो 119 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि HCl एवं HN3 जो है एक होमोन्यूक्लियर डायोमिक अणु नहीं है। ठीक है, दो समान तत्वों के जुड़ने से बनने वाले अणुओं को होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक अणु कहलाता है। जैसे देखिए H2N2O2 Cl2 आदि। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर डाइटोमिक अणु दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, CO N2O HF। 120 है कि अन्य परमाणुओं से जुड़ने पर परमाणु अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो 120 का होगा ए ऑप्शन यानी लुईस। ठीक है, किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन यानी लुईस। 120 का ए ऑप्शन। तो देखिए अन्य परमाणुओं से जुड़ने पर परमाणु अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं, यह लुईस द्वारा जो है कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 121 है कि आर्हेनियस के अनुसार H2SO4 क्या है? आर्हेनियस के अनुसार H2SO4 क्या है? तो H2SO4 जो है एक आर्हेनियस एसिड है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? ई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए आर्हेनियस अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ जो है बनाता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जिस पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह जो है अपने जलीय घोल में आसानी से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है, आर्हेनियस अम्ल का उदाहरण है HF, HNO3, HBr, H2SO4 आदि। 122 है कि एक परिक्षेप्य में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है, फिर भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य है, यह किसके कारण होता है? तो 122 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए एक परिक्षेप्य में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है, फिर भी किन्हीं दो परमाणुओं के बीच गणना किया गया कार्य शून्य है, यह गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर रूपांतरण के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण क्या होता है? तो 123 का होगा बी सदैव समान। क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण जो है ये सदैव क्या होता है? तो समान होता है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो वस्तुओं पर आरोपित होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? विपरीत दिशा में। 124 है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 124 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं का संगठित सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारतीय जानवरों पर रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI का मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के प्राथमिक उद्देश्य भारतीय जो है उपमहाद्वीपों में पशु वर्गीकरण के विभिन्न जो है पहलुओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है
कि निम्नलिखित में कौन टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है? 125 का बी ऑप्शन। सतही जल की दर को कम करना टिकाऊ जल का उपाय नहीं है। टिकाऊ जल का उपाय जो है निम्न है, जैसे बांधों एवं नहरों से रिसाव को रोकना, नगर पालिका पाइपों में होने वाले नुकसान को रोकना, कुछ बड़ी परियोजनाओं के साथ के स्थान पर छोटे जलाशयों का निर्माण। 126 है कि जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल है? तो 126 का होगा ए ऑप्शन। देखिए, तो जैव ईंधन में अल्कोहल के एथेनॉल और मेथेनॉल दो रूप शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जैव ईंधन ठोस, तरल तथा गैसीय प्रकृति का हो सकता है। जैसे ठोस में होगा लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद, तरल में जो है बायो एथेनॉल और बायोडीजल, और गैसीय में होगा बायोगैस। देखिए 127 है कि ज्वार और बाजरा निम्नलिखित क्षेत्रों में जो है कहाँ उगते हैं? तो 127 का बी ऑप्शन, यानी थोड़ी नमी। तो ज्वार और बाजरा थोड़ी नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं। ज्वार एक जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। ज्वार को कॉफी कॉर्न भी कहा जाता है। बाजरा को वनस्पति शास्त्र में जो है पेनिसेटम अमेरिकानम कहा जाता है। 128 है कि पादप स्रोत चाय या कॉफ़ी से जुड़ी दवा का नाम बताएं। तो 128 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, पादप स्रोत चाय या कॉफ़ी से जुड़ी दवा का नाम कैफीन है। ठीक है, क्या है? तो कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है उत्तेजित करता है। कैफीन कॉफ़ी अरेबिका, थिया सिनेसिस सहित विभिन्न पौधों के बीजों जो है नाइट्रस और पत्तियों में पाया जाता है। 129 है निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण है? तो 129 का होगा सी ऑप्शन। हरे पौधे और कुछ जो है जीवाणु स्वपोषी जीवों के उदाहरण है। जो जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा जल के रूप में तरल पदार्थ प्राप्त करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। परपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण न कर इसे दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, परपोषी पोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। 130 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 130 का सी ऑप्शन, यानी रक्त बराबर प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC सही है। रुधिर जो है लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी और पारदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। प्लाज्मा रुधिर का 55 से 50% भाग होता है। और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, एक तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। देखिए 131 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए वह समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 ये हो जाएगा 2HCl। ठीक है, तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 132। क्वेश्चन नंबर 132 है कि हाइड्रा में प्रजनन में होने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? तो 132 का होगा सी ऑप्शन। तो हाइड्रा में प्रजनन में होने वाली प्रक्रिया मुकुलन है। अलैंगिक प्रजनन को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे बाइनरी विखंडन, मुकुलन उसके बाद विखंडन, उसके बाद है स्थारोजेनेसिस। 133 है कि पैरामीशियम किस प्रजाति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन। पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा प्रजाति से संबंधित है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रोटिस्टा में विविध पोषी जो है पोषी स्लाइम मोल्स तथा प्रोटोजोआ होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में
वास्तविक केंद्रक व केंद्र काम उपस्थित होते हैं। 134। अब देखिए 134 है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, तो ई ऑप्शन। तो देखिए किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है विकल्प के सभी कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे इलेक्ट्रोड के डूबे भाग के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के बीच पृथक्करण, इलेक्ट्रोड की प्रकृति और सांद्रता, सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। 135 है कि अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सी ऑप्शन यानी बढ़ती है। अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अनुपात जो है कि अनुपात बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एक जो है अल्फा कण उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 तथा परमाणु भार में 4 कमी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए 136 है कि एक आदमी स्प्रिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 60 kg वेट है। यदि आदमी प्लेटफॉर्म से बाहर कूदता है तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? 136 का बी, पहले बढ़ेगी और फिर शून्य होगी। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस एक बल मापने वाला उपकरण है। स्प्रिंग बैलेंस हुक के नियम पर आधारित है। स्प्रिंग संतुलन के सिद्धांत से विस्थापन लगाए गए बल के सीधे जो है अनुपातिक होता है। 137 है कि थर्मल पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने से पहले ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है, तो इसका ए ऑप्शन यानी ऊष्मा ऊर्जा ग्रेटर देन यांत्रिक ऊर्जा ग्रेटर देन विद्युत ऊर्जा। तो कोयले के दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा पानी को भाप में बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 138। 138 है कि अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार जो है 92 ग्राम है, तो पिंड का आयतन होगा। तो देखिए पिंड में जो है भार की कमी, पिंड में भार की कमी जो है ये होता है V इंटू डी इंटू जी। ठीक है, तो देखिए पिंड में भार की कमी कितना है, तो हवा में है 100 और पानी में है 92, तो 100 माइनस 92 ग्राम बराबर होगा अगुने होगा स्मॉल जी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपको V इंटू डी इंटू जी। ठीक है, यानी कैपिटल V बराबर हो जाएगा 8 ग्राम। ठीक है, अब बट्टा में 8 ग्राम बट्टा में D यानी क्या होगा, तो 8 cc। ठीक है, क्या होगा 8 cc, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए 139 है कि एक जो है समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाए तो 139 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग परिच्छिन्न में घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है कि ब्लैक होल क्या है, तो सी ऑप्शन, अत्यधिक सघन ग्रहीय पदार्थ। ब्लैक होल अत्यधिक सघन ग्रहीय पदार्थ है। ब्लैक होल एक ऐसी जो है जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, 141 देखिए 141 है कि रॉकेट में 1 सेकंड का पेंडुलम लगा होता है। रॉकेट की गति किस प्रकार की होगी, तो इसके दोलन की अवधि कम हो जाएगी, तो 141 का होगा ए ऑप्शन। तो एक समान त्वरण के साथ जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो रॉकेट में 1 सेकंड का पेंडुलम लगा होता है। जब रॉकेट एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके दोलन की अवधि क्या होती है, तो दोलन की अवधि जो है कम होगी। ठीक है, दोलन की अवधि कम होगी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है कि यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होगा, तो 142 का बी ऑप्शन, यानी गूंज उत्पन्न होती है। यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो गूंज
उत्पन्न होती है। श्रव्य आवृत्ति परास से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वास्तविक ध्वनि के साथ श्रोता को सुनाई देता है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी उस माध्यम में ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। 143 है, वायुमंडल की निचली परतों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कौन सी सीमा प्रबल होती है? तो सी ऑप्शन, यानी 300 nm से अधिक। ठीक है, वायुमंडल की निचली परत में जो है 300 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश मौजूद होता है और यही कारण है कि ज़मीनी स्तर पर आमतौर पर ओजोन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 है कि किस जीवाणु के कारण मिट्टी में लगे लोहे और स्टील के पाइपों का क्षरण होता है? तो सी ऑप्शन, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया मिट्टी में लगे लोहे और स्टील पाइपों के क्षरण का कारण बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 145। 145 है कि निम्नलिखित में से किसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सीवेज उपचार संयंत्र। सीवेज उपचार संयंत्र वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र में मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजन और के ऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है 146 कि वायुमंडल की ओजोन परत में ओजोन की औसत सांद्रता कितनी है? 146 का होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या होगा? तो डी ऑप्शन। तो देखिए कि इसका डी ऑप्शन, ओजोन परत में ओजोन की सांद्रता लगभग 10 ppm और पूरे वायुमंडल में केवल 0 है। ठीक है, यह 0.08 पार्ट्स पर जो है बिलियन है। ठीक है, ओजोन जो अत्यधिक अस्थायी प्रतिक्रियाशील गैस है। ओजोन की खोज फ्रेडरिक शोनबाइन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 147 है कि लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो 147 का होगा बी ऑप्शन, यानी प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटे और एनिमेलिया यानी कहता है लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो देखिए, अरस्तु ने जीवों को प्लांटी और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है, जबकि कैरोलस लिनियस ने जीवों को प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया है। 148 नंबर है कि अब आप जो है ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर में रखे जाने पर भोजन कवक से सुरक्षित रहता है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर शुष्क और ठंडी स्थिति प्रदान करता है, तो ठीक है, जो कवक को बढ़ने नहीं देता है। ठीक, उसके बाद देखिए 149, क्वेश्चन नंबर 149 है कि किसने सिद्ध किया कि वायरस क्रिस्टलीय संरचना जैसी होती है? तो 149 का होगा ए ऑप्शन, यानी WM स्टेनली। WM स्टेनली ने पहली बार साबित किया कि वायरस जो है क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं और ये क्रिस्टल प्रोटीन समृद्ध अवधारणा से बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 150 है कि पेट को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो इसका होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, पेट को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।